पार्ट को हम लोग अब करते हैं कैसे यहां पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं गॉस लॉ की। ठीक, अब हम लोगों का जो डिस्कशन है टोटल, हम यहां पे बात करें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस में अब मतलब यहां पर रो जो है ना वो कोई भी फंक्शन ऑफ आर होगा। कंटिन्यूअस का मतलब है यहां पर रो एज अ फंक्शन ऑफ आर होगा। ये इस तरीके से आपके रो एज अ फंक्शन ऑफ आर है। और हमें इस केस को बात करनी है, तो बताओ इस केस के लिए हमारे पास जब हम बात करेंगे तो हमें यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ की जरूरत पड़ेगी। और देखो अब जब डिफरेंशियल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म इस पे भी डिपेंड करेगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब वो स्फेरिकली है, सिलेंड्रिकली है या फिर पैरेलल है। तो इसका मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इन तीनों केसेस के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो तीनों क्या होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन होगी जिनको हम लोग यहां पर स्टडी कर रहे होंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये सब चीजें आपको बुकलेट में होंगी, मतलब शीट में होंगी, तो अननेसेसरी इसको नोट मत करें। हम स्फेरिकली रेडियल फील्ड की बात कर रहे हैं। अब देखो स्फेरिकली रेडियल में आपके पास कोई भी रो दिया हुआ है, यहां पर गिवन है आपके पास रो जो है ना कोई फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ आर का मतलब वो कुछ भी दे सकता है, जैसे के आर दे दिया उसने, के यहाँ पे कांस्टेंट है। अब बताओ जैसे से हम आर डिस्टेंस आगे जा रहे हैं तो बताओ आर जैसे से इंक्रीज कर रहा है, बताओ रो की वैल्यू क्या और इंक्रीज, ऐसा कोई भी केस हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ एक ही केस देखा जहां पर रो की वैल्यू क्या थी आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है ना। अब अगर इस केस की मैं बात करूं तो इसके लिए अब डिफरेंशियल के लिए हम लोग अब यहां पर अब हमें यहां पर एक डिफरेंशियल वॉल्यूम चाहिए होगा, ये इस तरीके, क्योंकि अब हम लोग पूरे आर की तो बात करें भाई, रो कांस्टेंट तो है नहीं जो हम डायरेक्टली क्यू इन की वैल्यू लिख पाएंगे आपके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी जनरल एक आर पे गए हम लोग, और इस जनरल आर पे जाने के बाद हम यहां पर डी आर की बात कर रहे हैं। ये सिचुएशन, ये हम जनरल आर पे गए और ये जो थिकनेस आपके पास दी, ये आपके थिकनेस जो है ना यहाँ पे कितनी, ये डी आर है आपके। अब बताओ ये जो आपके पास डिफरेंशियल वॉल्यूम है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं तो एक बात तो सभी को क्लियर होनी चाहिए। बताओ जब हम लोग भाई यहां पर हम थे तो मेरे पास लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या थी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब बताओ यहां पर कुछ क्यू इन और आ गया होगा इस डिफरेंशियल वॉल्यूम में, तो बताओ ई में एक क्या होगा, एक बहुत डिफरेंशियल सा चेंज आपके पास मिलेगा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब ई की जगह तो ई प्लस डी हो गई होगी, यहां पर बताओ ये वैल्यू आपके ई प्लस डी हो गई होगी, और यहां पर ये वैल्यू आपके ई से ई प्लस डी होगी। अब देखो सबसे पहला काम तो है यहां पर, सबसे पहले हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना। अब फ्लक्स तो हम ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे ई, क्योंकि हम अब किसकी बात करें, मेरे पास ये एक तरीके से एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है और इस डिफरेंशियल वॉल्यूम से पास करने वाला मुझे फ्लक्स लिखना है। ये आपके से एक डिफरेंशियल वॉल्यूम दिया है और मुझे इससे पास करने वाला फ्लक्स यहां पर कैलकुलेट करना। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ यहां पर जो नेट फ्लक्स होगा, ये नेट फ्लक्स, बताओ दिस इज फाई आउटगोइंग माइनस फाइव, बताओ क्या होगा, ये इनकमिंग। बताओ ये आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, यही तो हुआ। अब बताओ आउटगोइंग फ्लक्स आपके कितना हो गया यहां पर,
दिस इज ई प्लस डी इनटू, बताओ अगर मैं यहां पे बात करूं, दिस इज 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस का, बताओ ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्विकली बेटा इसको सॉल्व करो, देखो सिंप्लीफाई होके क्या रिजल्ट आता है। कुछ सिंप्लीफाई हुआ तो ये 5 हो जाएगा आपके पास। दिस इज ई प्लस डी इंटू 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस का ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं 5, तो दिस इज ई इंटू 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस का डी इंटू 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस का ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं यहां पर तो ये आ जाएगा, बस एक बार सॉल्व करें फिर इसको डायरेक्टली हम लोग लिखना भी सीख जाएंगे। आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू आर। अच्छा एक बात हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर कभी भी दो डिफरेंशियल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाता है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये डी आर स्क्वायर तो निग्लेक्टेड हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया, दिस प्लस का दिस इज डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस का 2 इंटू आर इंटू डी आर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये डी आर स्क्वायर ये क्या, ये यहां पर ये टर्म, अब बताओ ये यहां पे आएगा 5 इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का ई इंटू 4 पाई 2 आर डी आर। ठीक, यहां पर बताओ क्या बचेगा भाई, प्लस का डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये डी इस डी आर से जाएगा तो ये टर्म कैंसिल ही आउट हो जाएगा आपका, माइनस का ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ ये वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ। बताओ ये कुछ जाना पहचाना टर्म लिखा हुआ है, देखो जा सभी लोग, डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ ये कुछ जाना पहचाना है टर्म बच्चा, ये वाला, बताओ क्या ये नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंशियल ऑफ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चेक करो, बताओ इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, बताओ ये हो जाएगा, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी प्लस का ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आर डी आर। देख लो यार यही तो लिखा हुआ है, बात सभी क्लियर। तो इन शॉर्ट हम लोग जो लिख सकते हैं, ये फ्लक्स हमारे पास किसके और आएगा, दिस 5 इज इक्वल टू डी इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको डायरेक्टली लिखेंगे। अब बताओ जैसे एफ डैश एक्स होता है, अब है नहीं याद करने के लिए, एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें, एफ डैश एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और यहां पर लिमिट होती है आपके पास एस टेंडिंग टू 0। अब बताओ एक तरीके से यहां पर देखो ई के साथ हमने डिफरेंशियल एलिमेंट डी लो का, यहां पर आर के साथ डी आर किया हुआ है। बताओ ये हो गया एक तरीके एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, तो डायरेक्टली बताओ हम इस वैल्यू को क्या लिख देते हैं। अब बताओ ये आपका क्या हो जाएगा डी, भाई यहां पर देखो अगर एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो बताओ ये हमारे पास इनडायरेक्टली, बताओ एक तरीके से अगर इसे डीएक्स ले लो
तो ये लिखा है, ये डी एफ एक्स बाई डी एक्स हुआ, ठीक। अब मैं इसको बहुत एक स्मॉल वैल्यू में इंक्रीमेंट करूं तो एच बताओ, एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डीएक्स। अब बताओ, बट ऑब्वियसली बात है डीएक्स एक तरीके से बहुत डिफरेंशियल ही तो है। बताओ ये डीएक्स और तो डी ऑफ एफ एक्स बताओ क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डीएक्स माइनस एफ एक्स। उसी तरीके से डायरेक्टली बस याद करने के लिए बताओ ये लिखा है, बताओ ई की जगह ई प्लस डी कर दिया, आर की जगह आर प्लस डी आर कर दिया, माइनस है तो डायरेक्टली बताओ क्या, इस ई इंटू 4πr² का डिफरेंशिएशन है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डिफरेंशियल फ्लक्स अगर मुझे लिखना है किसी एक डिफरेंशियल वॉल्यूम से पास करने वाला फ्लक्स, बताओ वो क्या होता है, डी ऑफ ई इंटू 4πr²। अब आगे से हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करने वाले, इसीलिए मैंने एक बार पूरा सॉल्व करके भी इसको आपको दिखा दिया। बात सभी क्लियर? तो अल्टीमेटली इससे पास करने वाला मुझे फ्लक्स मिल गया, इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना है। अब बताओ दूसरा क्या चाहिए मुझे, क्यू इन चाहिए। बताओ यहां पर क्यू इन बताओ कितना हो जाएगा, इस केस की बात करें, क्यू इन बताओ रो इनटू, बताओ ये कितना डिफरेंशियल वॉल्यूम हुआ, दिस इज रो इनटू डीवी। बेसिकली क्यू इन क्या हो जाएगा, ये डी क्यू इन होगा इनफैक्ट। बताओ ये डी क्यू इन क्या हो जाएगा, रो इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होगा 4πr² और इनटू थिकनेस डी आर। बताओ वो यही तो हुआ आपके पास, हाँ या ना, पक्का सहमत हो ना सभी लोग? तो अल्टीमेटली मेरे पास डी क्यू इन निकल आया, मतलब डिफरेंशियल चार्ज, और साथ ही साथ मैंने यहां पर बात कर ली कि इस केस में फ्लक्स हमारे पास क्या होगा आपका फाई, ठीक। अब भाई तब जान दो बच्चों, अब अगर हम यहां पर गॉस लॉ की बात करें तो बताओ गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या आ जाएगा आपका, दिस इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, ये तो इन जनरल स्टेटमेंट था। अब हम जो फ्लक्स निकाल रहे हैं वो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम लोग पर्टिकुलर कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये होगा डी ऑफ ई इंटू 4πr²। क्यू बताओ, ये डी क्यू बताओ कितना हो जाएगा, दिस इज रो इंटू 4πr² इंटू डी आर एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये 4π से 4π हटा दें, ठीक, ये r² हटा सकते हैं नहीं ना, वो डिफरेंशियल के अंदर है, ठीक है ना, हटा नहीं सकते भाई, वरना इसको ही तुमने उड़ा दिया, हो गया खत्म काम पूरा। तो ये वाला डी के अंदर वो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, दिस इज डी इंटू ER² इज इक्वल टू रो इंटू r² dr अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज डी ऑफ ER² इंटू dr इज इक्वल टू रो r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ये हमारे पास है, दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर स्फेरिकली रेडियल फील्ड। मतलब तीनों फील्ड के लिए इक्वेशन अलग अलग होगी। नोट करो, कितने लोग हैं, तीनों क्वेश्चन 1 2 3 हो गए। बस एक बेसिक हिंट दूंगा मैं आपको, एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे।
कई बार क्वेश्चन के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा करो कि क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, तो पहले से आप लोग कई बार सरेंडर कर देते हो तो फिर तो नहीं होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। हो गया तीनों? गुड। तो आ गया, बस कॉन्फिडेंट हो, गलत होगा तो क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट कर लेंगे उसे। जब आपने आंसर निकाला तो कॉन्फिडेंट रहा करो सभी लोग। हो गया? बताओ, बताओगे? हाँ बताओ। कैसे पता आंसर ABCD करना क्या है यार, वो तो मैं भी कर दूंगा ABCD। सजेस्ट करो, टेंशन मतलब नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, ट्राई तो करो। तुमने क्या अप्रोच लगाई वो मुझे बताओ। क्यू इन की वैल्यू क्या है? नहीं, पहला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू कैपिटल R, इसका आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट कैसे? ए पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा? अच्छा, और कौन मुझे आंसर कर सकता है? किसको के आर लेट कर लिया? ओ को। के आर क्या है? अच्छा, रो की वैल्यू तुमने के आर क्यों लेट कर ली? एक सेकंड, एक सेकंड। लेकिन रेडियल डिस्टेंस तो 1/r भी हो सकता है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो तुम के आर कैसे ले सकते हो? तो ये तो हमने नहीं, तो वो हो गया ना कि कुछ भी मतलब हमारे पास वो जिस पे डिपेंड कर रहा है। और कोई? कितने लोग? तो ये बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल बिल्कुल मतलब पहला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल घटिया ही क्वेश्चन दिया था, मतलब क्यों ही पूछा था इन्होंने ये क्वेश्चन, और आप लोग पता नहीं क्यों लटक रहे हो यार इस क्वेश्चन में। क्यों भाई, तब ध्यान दो, मतलब इस चीज को आप रियलाइज भी करो यार, ये क्वेश्चन हम आंसर कर सकते थे, हम नहीं कर पाए। मतलब ये नहीं बिल्कुल न्यूट्रली आप रह रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हुआ चाहे हुआ नहीं हुआ, अरे इस बात का आपको रिग्रेट भी होना चाहिए यार, ये क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व भी होना चाहिए। थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो भाई क्लास में, अगर अदरवाइज फिर जेईई का कुछ मतलब होगा नहीं भाई। मतलब ड्रीम ड्रीम मतलब आप स्टेटस में आईटी बॉम्बे लगाने से आप आईटी बॉम्बे नहीं पहुंच जाओगे यार। मतलब मोटिवेशनल लाइंस लिखने से कभी किसी का ना तो सिलेक्शन होता है ना कुछ होता है, या मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है आपका। सीधा सीधा फंडा है, चुपचाप पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री आनी है, तभी कहीं कुछ हो पाएगा। और थोड़ा इस बात को हमेशा क्लास में फील करोगे यार, ये क्वेश्चन भी हमसे नहीं हुआ यार, और इसको निगेटिव वे में मत लो। मतलब आपको सुनना नहीं यार, हमें थोड़ा और अटेंटिव होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो होने। अब तो क्वेश्चन क्लियरली आपसे बोल रहा है, द न्यूक्लियर चार्ज ZE इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस कैपिटल R। अब बताओ, अगर ये न्यूक्लियस है, अब बताओ इस न्यूक्लियस में चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज बताओ है कितना? बताओ, वो तो उसने बता ही दिया ना कि Z इंटू ई है। अब बताओ, अगर इसके सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू क्यू इन बाय आर स्क्वायर, रेडियस अगर कैपिटल आर है। अब बताओ, क्यू इन की वैल्यू ZE दे रखी है, तो बताओ K इंटू ZE अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, इसका कोई लेना देना है क्या ए से? इसका कोई लेना देना नहीं। अगर इसका कोई, बताओ पहले का आंसर बताओ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत ही घटिया था यार क्वेश्चन। बात सभी को क्लियर है ना? मतलब इसको तो डायरेक्ट टिक करना था आपको। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात। इफ a इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ d, a इज इक्वल टू 0। हाँ, अब सेकेंड पार्ट मुझे कौन सजेस्ट करेगा? हाँ सही बात, बिल्कुल परफेक्ट बात है भाई। तुम्हारे पास अगर वो कह रहा है ये a पार्ट हुआ, अगर वो b ये कह रहा है इस केस में कि आपको a की वैल्यू 0 लेट करनी है, बताओ a की वैल्यू अगर 0 लेट करनी है तो बताओ ये ग्राफ अब रो वर्सेस आर, बताओ अब ये ग्राफ ऐसे ही तो हो जाएगा, और ये आपका स्मॉल डी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ये यही तो हुआ। अब बताओ इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, mx प्लस इसका स्लोप बताओ क्या हो जाएगा, -d/r प्लस सी वाई। भाई यही तो होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कई बार तो डाउट होता है, ये भी चमकता है तुम लोगों को, नहीं चमकता है। ये tan थीटा, बताओ tan थीटा कितना हो गया आपका, d बाई कैपिटल आर। तो स्लोप आपको पता है ये होता है पाई माइनस थीटा, तो स्लोप m की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का d बाय आर ई। अब बताओ इस d बाय आर,
बताओ इस वाली इक्वेशन में माइनस डी बाई आर स्लोप हो गया, वाई इंटरसेप्ट आपका डी है, ये 0 का मतलब, तो ये आपकी इक्वेशन यही तो हो गई। अब बताओ अगर मुझे यहां पर क्यू इन पता है, क्यू इन की वैल्यू जेड ई है, बताओ दिस इज इंटीग्रल ऑफ रो इंटू 4 पाई स्मॉल आर डी आर। बताओ इसी को तो इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां, 0 से कैपिटल आर। तो बताओ यहां से जेड ई की वैल्यू आ गई 0 से कैपिटल आर, रो की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज माइनस का डी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर प्लस का डी इंटू 4 पाए स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। कॉन्स्टेंट सब बाहर निकालते हैं, तो कांस्टेंट अगर बाहर निकालते हैं क्या आ जाएगा, दिस इज 4 पाई बाहर आ गया, ये आ जाएगा माइनस का डी बाई कैपिटल आर इंटू आर क्यूब डी आर, लिमिट 0 से कैपिटल आर, प्लस का यहां पर डी आएगा इंटू आर स्क्वायर डी आर, लिमिट 0 से कैपिटल आर। देख लो भाई सब सही लिखा है मैंने, यही तो है। बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 4 पाई माइनस का डी बाय कैपिटल आर इंटू आर की पावर 4/4 प्लस का स्मॉल डी आर क्यूब बाय 3। बताओ आर क्यूब बाय 3 माइनस आर क्यूब बाय 4 तो कितना हो गया, आर क्यूब बाय 12। बताओ ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4 पाई डी आर क्यूब बाय 12। बताओ अगर ये आ गया मेरे पास, तो बताओ यहां पर जेड ई की वैल्यू बताओ किसके बराबर हो गई, यही क्यू इन है, दिस इज 4 पाई डी आर क्यूब बाय 12। तो बताओ क्या निकालना था, वैल्यू किसकी निकाली, स्मॉल डी। तो बताओ ये हो जाएगा 3ZE अपॉन पाई आर क्यूब। देख लो कोई ऑप्शन मैच, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग मेरा, है कोई ऑप्शन, कौन सा, सेकंड। अब बताओ इसमें क्या करना ही क्या था यार, अभी तो हमने वो मेथड बताया है, रो का फंक्शन दिया हुआ है, तो बताओ क्यू इन निकाल लो, और क्यू इन की वैल्यू आपको दी हुई है कि वो जेड ई के बराबर, बस वही तो सिंपल हमने सॉल्व किया। बात सभी को क्लियर, पक्का, नोट करो। अब थर्ड वाले का तो आंसर बताओ। The electric field within the nucleus is generally observed to be linearly dependent on R. अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंडेंट है। अब बताओ ये केस तो यार हमें आते ही है ना, अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो बताओ इस केस में रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके, कांस्टेंट, और रो कांस्टेंट है तो थ्रू आउट रो कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ उस केस में रो का ये फंक्शन लगातार बताओ ये ऐसे ही तो रहेगा, इसका मतलब कैपिटल आर तक बताओ ये रो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बताओ इस केस के लिए क्या होना चाहिए, बताओ ए और आर के बीच वाला ग्राफ गायब हो जाना चाहिए, तो ए की वैल्यू बताओ किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी पार्ट। पहले तो कंसेप्ट से तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, कहने के लिए डिफरेंशियल फॉर्म है बट उसने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमसे यहां पे पूछा है, चमका सभी को पूरी तरह। अब ट्राई करो बेटा सेम पेज पे ही क्वेश्चन नंबर 5। ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर आया किसी का, ए पार्ट, और किसी का सेकंड पार्ट, बताओ कैसे करेंगे। क्यू इनसाइड इज योर रो इनटू डीवी, फिर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है।
और तो तुम्हारे पास एक ही तो अननोन हुआ, फिर ए की वैल्यू कैसे आएगी? फिर तुमने ई की वैल्यू को कौन सा फॉर्मूला यूज किया? के क्यू इन बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट तुम्हारी कहां से कहां थी क्यू इन की? भाई जब तुम रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिखो तो लिमिट कहां से कहां थी? और कोई बहुत प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे आपको हर चीज की क्लैरिटी हो। हाँ बताओ क्या आंसर क्या है? ई क्या होगा? तो उसके लिए भी तुम्हें फिर रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वो भी तो इंटीग्रेट करना पड़ा होगा। अंदर वाले के लिए लगाया तुमने, बाहर वाले के लिए। परफेक्ट। तो इसमें अथर्व का सबसे सही मेथड है, मतलब जिससे मतलब फिर फायदा ही हुआ। अगर हम रो और इस सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ यार फिर पढ़ने का भी। हम लोगों ने जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ा हुआ है, देखो मतलब हमेशा ये जो ऑब्जेक्टिव, जैसे मेंस का ही क्वेश्चन है, अब मेंस में आपका टाइम बाउंडेशन होती है भाई, आपको बहुत क्विकली सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं तो उसने ये हमें बताया है कि तो इस रीजन में अगर हम बात करें तो इस रीजन में ई की वैल्यू कांस्टेंट है बच्चा, ठीक। अगर ई की वैल्यू कांस्टेंट है, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी डी इंटू ई आर स्क्वायर बाय डी आर इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ई कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल के बाहर चला जाएगा, तो ई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू है ए अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई इंटू 2r, बताओ ए आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ आर से आर कैंसिल, बताओ ई की वैल्यू डायरेक्टली आ गई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? हाँ यही तो बताते हो यार आप लोग, ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मान ली बात आप लोगों की, दिस इज ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पक्का। अब सेंटर पे कितना चार्ज रखा था? कैपिटल क्यू, ठीक। अब बताओ अगर ई यहां पर कांस्टेंट है, ठीक, तो ई इस पूरे रीजन में कांस्टेंट है, तो भैया हम जनरल बाहर वाले पे क्यों जाएं? अगर कांस्टेंट है तो इसके जस्ट इस सरफेस की बात करें, जस्ट आउटसाइड, बताओ यहां पर भी तो ई की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। बताओ इसके लिए ई की वैल्यू लिखें तो इसके लिए क्यू इन की वैल्यू सिर्फ क्यू होगी, क्योंकि जस्ट हम बाउंड्री पे हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से, तो दिस इज के इंटू क्यू अपॉन इनर रेडियस ए है ना, के क्यू बाय ए स्क्वायर। बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ गई, हमें कोई रो में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। बताओ यहां से मैं ई इज इक्वल टू दिस इज ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon a square। बताओ यहां से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, 2 इस ये आपका 2 पाई हो गया, तो क्या a निकालना था? क्या निकालना था? तो a की वैल्यू बताओ क्या हो गई? दिस इज q अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो? तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो? कोई डाउट इसमें किसी को? अब जैसे कुछ लोगों ने आंसर उनका भी आया, उन्होंने क्या किया, एक जनरल आर पे जाके तो उसके लिए रो को इंटीग्रेट करना पड़ा, मतलब क्यू इन निकालने के लिए, तो वो स्टेप की जरूरत ही नहीं यहां पे आपके। मतलब ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता है डिफरेंशियल फॉर्म, तो वो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व किया। उसने क्या किया, इसके लिए लिख दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और जनरल आर पे जाके उसने इंटीग्रेट करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाला, और इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया, आंसर निकाल लिया। बट आपको अगर डिफरेंशियल फॉर्म आता है तो आप डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाल लेते हो, तो आपको इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ये इक्वेशन दूसरी, ये दोनों को आपस में कंपेयर करो, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। पहले तो मेरी बात से सब लोग पूरी तरह सहमत? कंप्लीट करो।